विधाय हृदि विशेषं विधाय गुरुवन्दनं बालानां स्वबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यं यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्माद्विकलं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। वनं गतः वसशं भिन्नं वसति। ठीक है, तो उपमान हम लोगों ने पढ़ा ही है। उपमिति की उत्पत्ति कैसे होती है? उपमिति किसको कहते हैं? संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम, है ना। संज्ञा और संज्ञा का जो संबंध ज्ञान है उसको उपमिति कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण में क्या है, जो ग्रामीण है वो किसको नहीं जानता? गवय को नहीं जानता। ने पूछा आरण्य को, क्या पूछा? हाँ, कीदृशो गवयः, कीदृशो गवय पूछा, तो आरण्य ने उत्तर दिया गो सदृश गवयः। फिर कालांतर में वो ग्रामीण कहाँ चला गया? वन में चला गया, अरण्य में चला गया। फिर उसने गवय को देखा। तो जब गवय को देखेगा पहली बार, तो देखते सबसे पहले उसको क्या ज्ञान हुआ? वो जब गाय देखेगा उसको लगेगा कि ये जो पशु को मैं देख रहा हूँ ये तो गाय जैसा है, अयं गो सदृशः। ऐसा ज्ञान होगा तभी वो स्मरण करेगा पुराना वाक्य, नहीं तो स्मरण करेगा क्यों? तो अयं गो सदृश ज्ञान होगा। इसी को हमने नाम दिया सादृश ज्ञान। तो जब उसने गवय को देखा तो देखते सबसे पहला जो ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ? अयं गो सदृशः, है ना। एक पशु जो मैं देख रहा हूँ वो गाय जैसा है, ये जब ज्ञान होगा उसके बाद ही उसको वो जो अद्वैत वाक्यार्थ है, अन्यत्र प्रयुक्त जो वाक्य है उसका अर्थ का स्मरण होगा। गो सदृश गवय ऐसा कहा था उसने, तो ये वाक्यार्थ स्मरण होगा। जब वाक्यार्थ का स्मरण होगा तब वो निर्णय करेगा ये जो मैं देख रहा हूँ पशु ये गवय है, अयं गवयः, ये उपमिति होगी। तो सबसे पहले हुआ सादृश्य ज्ञान। पहले वो सब होने के बाद यहाँ आकर के सबसे पहले सादृश्य ज्ञान हुआ, फिर अद्वैत वाक्यार्थ स्मरण होगा, फिर उपमिति की उत्पत्ति हुई। तो उपमिति हो गया फल, और अद्वैत वाक्यार्थ स्मरण हो गया व्यापार, और सादृश्य ज्ञानम कारणम, और उपमिति का जो कारण है वही उपमान है, और सादृश्य ज्ञान ही उपमान है। बात समझ में आया? अब यहाँ पर तुमको बताना है कि उपमिति जब हुआ, फल उत्पन्न हुआ अयं गो सदृशः, इसमें क्या चीज़ हमने जाना, उस ग्रामीण ने जाना जो पहले से नहीं जानता था। क्योंकि प्रमाण के द्वारा जो प्रमा की उत्पत्ति होती है उसमें कुछ नवीन होना चाहिए जो पहले से ज्ञात न हो। उसने जो नया जाना वो है पद और पदार्थ का संबंध। गवय पद को पहले से जानता था गांव में ही, है ना। और जंगल में जाते ही सबसे पहले जो सादृश्य ज्ञान हो रहा है तभी उसने गवय को देख लिया, जाना ना देखा, ठीक है। उसके बाद सादृश्य ज्ञान हुआ। यदि उसको वाक्यार्थ स्मरण नहीं हुआ होता तो वो देख करके चला था कोई पशु है, समझ में आई बात। लेकिन गवय को तो जान रहा है वो, लेकिन जाना क्या नहीं है कि जो गवय शब्द है उसका वाच्य ही अर्थ है। तो उन दोनों का जो संबंध है वाच्य वाच्य भाव संबंध, जिसको हम कहते हैं शक्ति ही, पद पदार्थ का जो संबंध शक्ति, तो शक्ति ग्रह उसको हुआ। उपमिति जो हुई वो संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम उपमिति। पहले कहा ना, संज्ञा हो गया गवय, संज्ञा हो गया फल जो पिंड, उन दोनों का जो संबंध शक्ति उसका ज्ञान ही उपमिति है। उसका जो कारण है वही सादृश्य ज्ञान है। ये जो शक्ति ग्रह है अन्य प्रमाण के द्वारा वो प्रत्यक्ष से हुआ शक्ति ग्रह, ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो वहाँ प्रत्यक्ष के द्वारा शक्ति ग्रह नहीं हुआ, और अनुमान आदि के द्वारा भी वहाँ पर शक्ति ग्रह नहीं हुआ। कहीं पूर्व में शक्ति ग्रह हुआ है और यहाँ हमको देख करके हम शक्ति ग्रह कर रहे हैं ऐसी बात, तो व्याप्ति ग्रह पहले है नहीं, तो यहाँ पर अनुमिति उत्पन्न हो गई ऐसी बात भी ये। इसलिए जो उपमिति है इसका प्रत्यक्ष में अंतर्भाव नहीं कर सकते, अनुमान में अंतर्भाव नहीं कर सकते, इसलिए स्वतंत्र अलग प्रमाण है। अवसर संगतिम अभिप्रेत्य अनुमानानंतरम उपमानम निरूपयति। अवसर संगति को ध्यान में रख करके, इससे पहले प्रत्यक्ष का निरूपण हुआ, प्रत्यक्ष का निरूपण होने के बाद अनुमान का निरूपण हुआ। तो प्रत्यक्ष का जो कार्य है वो अनुमान भी है उपमान भी है। प्रत्यक्ष का कार्य अनुमान भी है उपमान भी है।
उपमान जो सादृश्य ज्ञान हुआ वो भी तो इंद्रिय सन्निकर्ष के द्वारा हुआ, और अनुमान जो व्याप्ति ज्ञान होता है वो भी सन्निकर्ष आदि के द्वारा होता है, भूय दर्शन है ना। तो प्रत्यक्ष का कार्य अनुमान भी है। तो इन्होंने कहा था अनुमान का निरूपण करते समय में प्रत्यक्ष का कार्य होने के कारण कार्य का भाव संगति को ध्यान में रख करके, उपजीवक भाव संगति को ध्यान में रख करके, तो प्रत्यक्ष का कार्य अनुमान है, इसलिए अनुमान का निरूपण किया। प्रश्न आएगा, उपमान कहेगा हम भी तो प्रत्यक्ष का कार्य हैं, तो प्रत्यक्ष के बाद उपमान का निरूपण क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? तो शिष्य की जिज्ञासा हुई कि पहले अनुमान का निरूपण किया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा बलशाली है, ज़्यादा दार्शनिक उसको स्वीकार करते हैं उपमान की अपेक्षा। अतः नंबर में तो था, ये भी नंबर में था, किंतु शिष्य जिज्ञासा हो गई कि हमको अनुमान का को जानना है। तो प्रतिबंध की भूत शिष्य जिज्ञासा निवृत्तनंतरम अवश्य वक्तव्यत्वम अवसरः, ये ना अवसर संगति का लक्षण है। क्या है? तो प्रत्यक्ष के बाद नंबर लगा था, अनुमान का भी नंबर लगा, उपमान का भी नंबर लगा। तो शिष्य ने जिज्ञासा की कि अनुमान का निरूपण करना है, तो वो जो शिष्य जिज्ञासा हुई वही प्रतिबंधिका हो गई उपमान के निरूपण में। तो प्रतिबंध की बुद्ध जो शिष्य जिज्ञासा, उस शिष्य जिज्ञासा के निवृत्ति के अनंतर अनुमान का निरूपण कर दिया, तो जो नंबर में लगा हुआ है अवश्य वक्तव्य है। कहेंगे ना रुको रुको थोड़ी देर बाद आते हैं, तो जो लाइन में बैठा है उसको अब उसका नंबर आ गया, तो अवसर संगति हो गई। तो अवसर संगति को ध्यान में रख करके अनुमान के निरूपण करने के बाद तो जहाँ पर है ना यथे उद्देश्यम, उद्देश्य प्रकरण में जिस प्रकार से प्रतिपादन किया गया है, नंबर गिनाया गया है, उसी क्रम से जब प्रतिपादन करते चले जाते हैं तो वहाँ पर अवसर संगति होती है। अवसर संगतिम अभिप्रेत्य अनुमानानन्तरम उपमानं निरूपयति उपमिति इति। उपमितेः करणम उपमानम इत्यर्थः। ठीक है, समझ में आया। कुठारादि वारणाय मिति इति। मिति हटा दो, क्या बचेगा? उपकरणम उपमानम। उपकरणम, तो उपकरण माने साधन होता है, उपकरण। तो उपकरण कुठार है ना, कुठार भी छेदन क्रिया का उपकरण है, इसलिए कुठार आदि वारणाय मिति दी, इसलिए उपकरण नहीं उपमितिकरण। कुठारादि वारणाय मिति इति, प्रत्यक्षादि वारणाय उप इति। उप हटा दो, मितिकरणम, तो मिति माने ज्ञान, ज्ञान से प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति सब शब्द सब आ जाएंगे, तो उसका कारण प्रत्यक्ष प्रमाण भी हो जाएगा, अनुमान प्रमाण भी हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष आदि में लक्षण चला जाएगा, इसलिए उपमिति लगाया। तो उपमिति का कारण प्रत्यक्ष नहीं है, उपमिति का कारण उपमान है। प्रत्यक्षादि वारणाय उप इति, संज्ञा संज्ञी इति, अनुमित्यादि वारणाय संबंध इति। संज्ञा संज्ञी संबंध ज्ञानम उपमिति का है, तो संबंध पद हटा दो, संज्ञा संज्ञी ज्ञानम उपमिति कहो। तो संज्ञा और संज्ञी का ज्ञान तो अनुमिति भी है। अनुमिति जब हम करते हैं प्रत्यक्ष भी ले सकते हैं। अनुमिति हमने क्या, पर्वतो वन्यमान, पर्वत संज्ञा और पर्वत जो संज्ञी है, वन्नी संज्ञा जो हमने बोला, और जो पदार्थ संज्ञी, तो संज्ञा और संज्ञी का ज्ञान वहाँ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। घटवत बोतल हमने बोला, तो घट संज्ञा और घट पदार्थ संज्ञी, तो संज्ञा संज्ञी का ज्ञान तो अन्यत्र भी होता है। अतः अधिव्याप्ति हुई, उस अधिव्याप्ति का वारण करने के लिए संबंध, संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम कहा। अनुमिति में क्या होता है? संज्ञी और संज्ञा का संबंध ज्ञान होता है, वहाँ भी संबंध ज्ञान होता है, किंतु वहाँ पर्वत और वन्य का संबंध ज्ञान होता है। पर्वत तो वन्यमान, दो पदार्थ, एक पर्वत पदार्थ एक वन्य पदार्थ, उन दोनों का जो संबंध संयोग संबंध का ज्ञान होता है, वहाँ संज्ञा और संज्ञा का संबंध का ज्ञान नहीं होता। अनुमित्यादि वारणाय संबंध इति, संयोगादि वारणाय संज्ञा संज्ञी इति। संज्ञा संज्ञा हटा दो, संबंध ज्ञानम उपमिति इतने कहो, तो संयोग संबंध का ज्ञान हो गया, समवाय संबंध का ज्ञान हो गया, वो भी तो संबंध ज्ञान है, तो उनमें चला जाएगा, संबंध ज्ञान मात्र में चला जाएगा, इसलिए संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम उपमिति। असौ गवय पदवाच्य इति, अभिप्रेतो गवयो गवय पदवाच्य इत्यर्थः। अब देखो मूल में लिखा है, जब उसको वाक्यार्थ स्मरण होगा, अध्यक्ष वाक्यार्थ का स्मरण, उसके बाद अयं गवय पदवाच्य ऐसी उपमिति होगी, अयं गवय पदवाच्य ऐसी उपमिति होगी लिखा है। लेकिन वो ग्रंथकार कहते हैं, टीकाकार, अयं गवय पदवाच्य ऐसा नहीं कहना है, उसको कहना है अभिप्रेतः गवयः गवय पदवाच्य, ऐसा कहना चाहिए। अब देख लो, जैसे वो ग्रामीण है ना, उसने गवय को देख लिया और वाक्यार्थ स्मरण होकर के उसने निश्चय कर लिया कि यही, उसके बाद जब थोड़ा आगे और चला गया जंगल में, दूसरा गवय जब दिखेगा, अब क्या होगा, वहाँ पर उपमिति होगी?
क्या होगा अब? अप्रत्यक्ष होगा, अयंग गवय, देखते अयंग गवय हो जाएगा। समझ में आई बात? अब वो फिर वाक्यार्थ का स्मरण करके अयंगो सरिसा, फिर वाक्यार्थ का स्मरण करके है ना, अयंग गवय पदवाच्य नहीं कहेगा वो। अब वो संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञान नहीं होना है वहाँ पर, वहाँ तो अयंग गवय प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रश्न आया कि उसको तो समझ में आया था पहले कि अयंग गवय यही गवय है, एक ही ना गवय को जान रहा है, कि सारे गवय को तो जान नहीं रहा है। तो दोबारा जब उसने गवय को देखा तो कैसे जान लिया कि अयंग गवय? तो जिस समय शक्ति ग्रह हुआ, ये जो पिंड मुझे दिखाई दे रहा है वो गवय पद का वाच्य है, तो वहाँ जो शक्ति ग्रह हुआ उस समय में केवल एक गवय में शक्ति ग्रह नहीं हुआ, अभी तो गवयत्वावच्छिन्न गवय सामान्य में शक्ति ग्रह हुआ। इसलिए भले वो बोल रहा है अयंग गवय पद वाच्य, वहाँ अयम शब्द से केवल सामने वाला जो गवय है उसको समझना नहीं है। अभी तो अभिप्रेयतः गवय, गवय शब्द से जो समझ में आने वाले सारे गवय उसको अयम शब्द से लेना चाहिए। इसलिए गवय गवय पद वाच्य उसका अर्थ समझना चाहिए। तेना अभिप्रेतो गवयो गवयपदवाच्यः तेन गवयांतरे शक्तिग्रहा भाव प्रसंग इति दूषणम अपास्थ। हाँ, इसलिए कुछ लोग कहते थे एक ही गवय ने मेरे शक्ति ग्रह हुआ, दोबारा फिर गवय को देखेगा तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, वहाँ पर ही उपमिति होनी चाहिए, ऐसा कोई दूषण देते थे। वो दूषण अपास्थ हो गया, क्योंकि भले अयंग गवय पद वाच्य लिखा है, उसका अर्थ क्या है? अभिप्रेतः गवय गवय पद वाच्य। शक्ति ग्रह हमेशा ऐसे ही होता है, कोई पढ़ाता है कि देखो ये पुस्तक है, बताया बच्चे को, तो यही पुस्तक है नहीं समझ आता है, वो पुस्तकत्वावच्छिन्न पुस्तक में शक्ति ग्रह हो जाता है। अभिप्रेतो गवयो गवयपदवाच्य इत्यर्थः तेन गवयांतरे शक्तिग्रहा भाव प्रसंग इति दूषणम अपास्तम तथा च गोसादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम करणम। तो यहाँ पर गोसादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम थोड़ा सा प्राचीन दृष्टिकोण से इन्होंने लिखा है, गोसादृश्य ज्ञानम करणम इतने हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? किंतु इन्होंने गोसादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम है ना, जो पिंड को देखा, जिस पिंड में गो का सादृश्य है तो वह गो सादृश्य विशिष्ट पिंड का ज्ञान, यही हो गया कारण, यही उपमेय का कारण हो गया। तथा च गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम करणम अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम अवांतर व्यापार। ठीक है, अध्यक्ष वाक्यार्थ स्मरण व्यापार है, वो तज्जन्य तो सीधे तज्जन्य जन का तो घट जाएगा उसमें। उपमिति ही फलमिति सारम। हाँ, ये सार हो गया। तत्स उपमानम त्रिविधम। हाँ, अब देखो ये उपमान भी 3 प्रकार का है। कैसा? कौन कौन? सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, हाँ, साधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम, वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम। हाँ, तीन समझ आया। एक तो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम, वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम च। ये तीनों उपमान प्रमाण हो सकते हैं, तीनों है ना, उपमान के 3 प्रकार के भेद हो गए। अब उदाहरण देख लो। तत्र आद्यम उत्तमेव। आद्य जो है, आद्य मतलब कौन? सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम का उदाहरण हमने दिखा दिया, गोसादृश्य का वाच्य। द्वितीयं यथा खड्गमृगः किदृक् इति पृष्ठे नासिका लसत् एकशृङ्गो अनतिक्रान्त गजाकृतिस्येति तज्ज्ञातृभ्यः श्रुत्वा कालान्तरे तादृशं पिण्डं पश्यन् अतिदेशवाक्यार्थं स्मरति तदनन्तरं खड्गमृगो खड्गमृगपदवाच्य इत्युपमीति उत्पद्यते। खड्गमृग मतलब किसी ने पूछा, चलो अभी कर लेते हैं। किसी ने पूछा खड्गमृग किदृक्, यही पूछा ना? क्या पूछा? खड्गमृग किदृक् पूछा, ठीक है। तो जो तज ज्ञाता है उसने बताया नासिका लसद एक श्रृंगः अनतिक्रांत गजाकृतिश्च। नासिका में विराजमान एक सींग वाला होता है और उसका आकार बड़ा होता है, चौड़ा मोटा ताज़ा होता है, लेकिन इतना मोटा भी नहीं कि इतना बड़ा भी नहीं कि हाथी से भी बड़ा हो जाए। अनतिक्रांत गजाकृतिश्च, ऐसा जो पशु विशेष है उसको खड्गमृग कहते हैं। तो बता दिया, क्या बताया? नासिका लसद एक श्रृंगः अनतिक्रांत गजाकृतिश्च, ऐसा 10 ज्ञातृभ्य श्रुत्वा। अब वो गया फिर जंगल में, मान लो वो गैंडा को देखेगा, देख करके उसको, अब यहाँ पर जो है सादृश्य ज्ञान नहीं है ना, क्योंकि खड्गमृग जैसा तो कोई दूसरा होता ही नहीं है। तो गो सदृश्य गवय सदृश्य ऐसा कुछ कहा नहीं, तो सादृश्य ज्ञान तो हुआ नहीं। फिर भी उसने असाधारण धर्म बता दिया, जो ऐसा धर्म बताया जो केवल उसी में रहेगा, किसी दूसरे में नहीं रहेगा। तो जो नासिका लसद एक श्रृंग है वो खड्गमृग का असाधारण धर्म है। तो उस असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड का जब उसको दर्शन होगा, उसको वाक्यार्थ का स्मरण होगा, तब जा कर के
उन्होंने लिखा वहाँ पर खड्ग मृग पदवाच्य, अयं खड्ग मृग पदवाच्य ऐसा नहीं, खड्ग अभिप्रेत खड्ग मृग पदवाच्य, इस प्रकार की उपमेति की उत्पत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कारण है वो सारी से विशिष्ट पिंड ज्ञान नहीं, अभी तो असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम कारणम, समझे। अत्र नासिकालसत् एकशृंग एव असाधारण धर्म। हाँ, तृतीयं यथा अब वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान करना है। उष्ट्रः किदृक् इति पृष्ठे अस्वादिवद् असमान पृष्ठो नरस्व ग्रीव शरीरस्य। अब वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान जो उसका धर्म है नहीं वो बताना है ना। उष्ट्रः किदृक् किसी ने पूछा है ना, ऊँट कैसा है। अब जो मरुभूमि में राजस्थान गया उसको तो पता है, जो नहीं गया है उसको मालूम नहीं। पहाड़ों में जो रहा है वहाँ ऊँट तो देखा नहीं कभी, समझ में आई बात। अब अभी तो टीवी की वजह से सब लोग देख लेते हैं, पहले कैसे देखता है आदमी, तो उसको बताना पड़ता है भाई ये ऊँट है। तो कहा अश्वादिवत असमान पृष्ठ, घोड़े का जो पीठ बराबर होता है, तो घोड़ों की तरह जिसका पीठ समान नहीं है, अश्वादिवत असमान पृष्ठ, और न रस्व ग्रीव शरीरस्य, जिसका शरीर और ग्रीवा हो गया और जो शरीर है वो भी रस्व नहीं है, बड़ा है, मतलब रस्व नहीं है, जो धर्म नहीं है उसका वो धर्म बता रहे हैं, है ना। जिसका पीठ घोड़ों की तरह सीधा नहीं है और जिसका शरीर भी छोटा नहीं है, जिसकी ग्रीवा भी छोटा नहीं है, ऐसा जो पशु है वह ऊँट है, ऐसा किसी ने बता दिया। तस गया तिरभ्य सुत्वा, कालांतर में जब ऊँट को देखेगा कहेगा इसका पीठ भी सीधा नहीं है और ग्रीवा भी छोटा नहीं है ना, गाय भैंस की तरह, और शरीर भी टांग भी इतने लंबे छोटा नहीं है। तो देख करके वो जान जाएगा अयम एवं उष्ट्रः, है ना। उष्ट पदवाच्य, इस प्रकार की उपमिति उसको हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कारण हो गया वो वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम, समझे। तृतीयं यथा उष्ट्रः किदृक् इति पृष्ठे अस्वादिवद् असमान पृष्ठो नरस्व ग्रीव शरीरश्च इति आप्तोक्ते कालान्तरे तत्पिण्डदर्शनात् वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम ततः अतिदेशवाक्यार्थ स्मरणम ततः उष्ट्रपदवाच्य इत्युपमिति उत्पद्यते। हाँ, हो गया, हाँ, समाप्त हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।